आई होप मेरा वॉइस सब लोगों को क्लियर होगा। कैन वी डू दैट? यस। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली। मोस्टली हम लोग जानते ही हैं सेशन किस बारे में है क्लियरली। तो लाल मिर्च में होता है शू कंटेंट, SHU कंटेंट, जिसका लैब रिपोर्ट हमने डाला भी हुआ है, अराउंड 50,000 शू कंटेंट, क्योंकि उससे ज्यादा शायद इंडियंस खा नहीं सकते, छाले होना चालू हो जाएंगे। एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेड चिली, 50,000 शू कंटेंट के बाद। इसी तरीके से क्लोव में होता है यूगेनोल, ब्लैक पेपर में होता है पिपरीन, और बायोप्रीन भी आप बोल सकते हैं, पिपरीन बोल सकते हैं। उसके हाईएस्ट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो दामोलिक स्पाइसेस में पाए जाते हैं। 4% पिपरीन अगर मिल जाता है काली मिर्च के अंदर तो स्पेशल ग्रेड डिक्लेयर किया जाता है। 5% मिल जाता है तो सुपर स्पेशल ग्रेड डिक्लेयर होता है, ये गूगल कोई भी कर सकता है। 6% मिल जाता है तो रेयर ग्रेड है। और दारुजनाइन की लैब रिपोर्ट में 6.3% पिपरीन कंटेंट आया था हमारी काली मिर्च का, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट। सेम इसी तरीके से इलायची के अंदर वोलेटाइल ऑयल्स रहते हैं, जीरे के अंदर रहते हैं, आपका धनिया के अंदर एक्टिव्स हैं। सारे एक्टिव्स हम क्यों नहीं बताते हैं, सारी लैब रिपोर्ट हम क्यों नहीं दिखाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। उसका बड़ा रीजन ये है कि सबसे पहले मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दूंगा, आप हैंड रेज करेंगे तो मैं अनम्यूट करूंगा, थोड़ा सा इंटरेक्टिव करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। सारी रिपोर्ट्स हम इसलिए नहीं देते, सारे एक्टिव्स हम इसलिए नहीं बताते क्योंकि कॉम्पिटिटर को यह बताना कि क्या देख के मसाले ले रहे हैं। 2-4 प्रोडक्ट का तो बता दिया, रिपोर्ट भी दिखा दिया, सबका बताएंगे तो फिर वो भेद ही नहीं बचेगा कि क्या देख के चुनते हैं। फिर क्वालिटी को कॉपी करना आसान है, जो आज इजी नहीं है, क्योंकि सोर्सिंग भी है, बाकी भी टफ है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा सर, मेरे साथ कोई भी बातचीत करेगा तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ लोग यहाँ पे नॉनवेज खाने वाले होंगे, राइट? और नॉनवेज, मेरे हिसाब से, मैं नॉनवेज ईटर नहीं हूं, लेकिन मैंने जितने भी लोगों को नॉनवेज ईटर देखा है तो वो नॉनवेज ईटर बड़ा स्पाइसी नॉनवेज खाते हैं। क्लियर? तो कोई मुझे बताएगा कि हम पालक स्पाइसी नहीं खाते, नॉनवेज स्पाइसी खाते हैं, क्यों? पालक मसाला क्यों नहीं आता? राजमा मसाला आता है, चना मसाला आता है, पाव भाजी मसाला आता है, सांबर मसाला आता है, लेकिन पालक मसाला क्यों नहीं आता है? लौकी मसाला क्यों नहीं आता है? लौकी को टेस्टी बनाने के लिए पनीर मसाला आता है, पनीर तो टेस्टी होता है पहले से भी, उसे और कितना टेस्टी बनाना है। पालक को टेस्टी बनाइए, पालक क्यों नहीं है मसाला टेस्टी आता है? नॉनवेज स्पाइसी क्यों होता है? विल समवन रेज द हैंड और बताएगा कोई किस वजह से होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद आपको दामोलिक के फॉर्मुलेटेड मसालों का थोड़ा सा भेद खुलेगा। इफ समवन वुड लव टू ट्राई, कोई क्लास नहीं चल रहा, कोई इज्जत बेइज्जती नहीं है, जैसा दिमाग में आता है कि ये इस वजह से हो रहा होगा, या उसको टेस्टी बनाना है, या नॉन वेजिटेरियन लोग स्पाइसी पसंद करते हैं, कोई भी रीजन जो आपके दिमाग में आ रहा हो, जो भी तर्क हो। प्रवीण जी अनम्यूट करिए, फिर बताइए। मतलब मुझे जितना पता है, हमारे मुंबई महाराष्ट्र में स्पाइसी होने से इंसान ज्यादा खाता है दबा के। स्पाइसी होने से इंसान ज्यादा खाता है दबा के। चलो बढ़िया है। और कोई? मानसी मैडम, पचन भड़काने लिए, नहीं समझ आया। और कोई ट्राई करेगा? लॉजिक देखिए, दिमाग ऐसे ही काम करेगा। लॉजिक ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट। कुछ दिमाग काम करेगा, उसके बाद आपके घर में आप बहुत सारी चीजों को अच्छा कर पाओगे, अपनी तरफ से अच्छा कर पाओगे। राजमा मसाला है, चना मसाला है, टेस्टी होते हैं, या शैलेंद्र जी प्लीज। हेलो हेलो सर। जी शैलेंद्र जी। हाँ सर, एक्चुअली नॉनवेज में मतलब जो हम लोग जो चिकन खाते हैं वो थोड़ा सा टेस्टलेस रहता है। मतलब अगर हम उसको बॉईल कर दे या तो उसको थोड़ा सा कुछ वेरिएशन के लिए या उसको थोड़ा सा टेस्टी करने के लिए हम लोग यूजुअली महाराष्ट्र में या और भी अदर स्टेट में अलग अलग मसाले यूज करते हैं उसके लिए। चिकन मसाला या जो भी है, अलग अलग
मसाले मिक्स करके उसको ग्राइंडिंग करके फिर बनाते हैं। राइट सर, लेकिन करते क्यों हम ऐसा? थोड़ा सा सर टेस्ट के लिए भी है और थोड़ा स्पाइसी के लिए भी यूज करते हैं, और शायद से उसका वो अगर वो विदाउट अगर मसाले खाएंगे तो ज्यादा इधर वो चलता नहीं, क्योंकि वो फॉरेन में बॉइल्स खाते हैं ना, बॉइल्ड चिकन खाते हैं। इधर यहाँ इंडिया में वो शायद से वो प्रथा नहीं है अभी भी शायद से बॉइल्ड चिकन की। जो जो हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचते हैं वो शायद से करते रहेंगे वैसा। डन ये सर, तो यूजुअली थैंक यू। जो पहले से आ रहा है जनरेशन, मतलब मुझे पता नहीं कितना जनरेशन, पर शायद से ये जनरेशन में तो ज्यादा लोगों को अभी वो होटल्स में ज्यादा खाते हैं ना, तो उनको अच्छा लगता है कि ये ऐसे ही बनाना चाहिए करके होटल्स में। राइट सर, राइट, थैंक यू सो मच। जी सर, रौनक जी। सर मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि अपन जितना चिकन या फिर नॉनवेज बॉईल करेंगे ना, तो उसमें ज्यादा मसाला मिक्स होता है, तो इसके लिए वो ज्यादा मिक्स करते हैं। और अगर हमने अगर वही अगर इसमें यूज किया अपने स्पेनिश के ऊपर, तो वो डिजोल्व हो जाएगा और उसका जो सब है वो पानी के अंदर उतर जाता है, सब उसका जो प्रोटीन रहता है वो, तो उसके लिए उसका मसालों में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है जैसे। थैंक यू सर। देखिए, जितनी भी हार्ड टू डाइजेस्ट चीजें हैं जो बच्चे नहीं खाते, बड़े खुश होकर नहीं खाते, फिर भी हम उन्हें बहुत ज्यादा स्पाइसी बना के चीजों को नहीं कर पाते हैं। कारण क्या, मैं बताता हूँ। चना मसाला, राजमा मसाला, ये सब मसाले क्यों आए? पाव भाजी मसाला, चना मसाला, राजमा मसाला, बड़ा अंतर है। पाव भाजी आया क्योंकि महाराष्ट्रियन टेस्ट चाहिए था, सांभर आया क्योंकि साउथ इंडियन टेस्ट चाहिए था। लेकिन राजमा मसाला, चना मसाला, चाट मसाला, चिकन मसाला, ये जो भी मसाले आए, ये इसलिए नहीं आए कि उनमें टेस्ट चाहिए था। राजमा चना हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। सिमिलरली नॉन वेज भी हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन रहता है, और नॉन वेज को पचाना हमारे इंटेस्टाइन के लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा नॉन वेज ईटर नहीं थी, हम मेनली वेज ईट करते थे, इजी टू डाइजेस्ट, और उसको भी वेजिटेरियन को भी बॉईल ज्यादा करते थे ताकि और आसान रहे डाइजेशन के लिए, और डाइजेशन को मेहनत ना करना पड़े। ये जो भी ब्लेंड बनाया जाता है, ये इस हिसाब से बनाया जाता है जो प्रोटीन मोलिक्यूल्स को बॉडी के अंदर इजीली तोड़ दे, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा बढ़ाए, क्योंकि ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल बहुत बनेंगे नॉनवेज खाने से, चना खाने से, राजमा खाने से। इसीलिए बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जब उन्होंने चना राजमा खाया तो उनको गैस एसिडिटी हो गई, और वो लोग सोचते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें डला हुआ मसाला घटिया था, तो मसाले से गैस एसिडिटी हुआ। गैस एसिडिटी आपको चने और राजमा से होती है, लेकिन अगर मसाला अच्छा रहे तो चना और राजमा भी आपको एसिडिटी नहीं करेगा, इसलिए उसमें मसाले डाले जाते थे। तो दैट इज अ ब्लेंड। वो एक तरीके का सुपर इंटेलिजेंस है, वो एक तरीके का ब्लेंड है कि कैसे आप लोगों के डाइजेशन को होने वाले साइड इफेक्ट से या मेहनत से बचाया जाए। सो दिस इज वेरी इंटेलिजेंटली ड्रिवन इन पास्ट। तो जब हम दारुचनाइन में, दामोलिक में मसाले फॉर्मुलेट करते हैं, हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मुलेट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ वो फॉर्मुलेट नहीं होता। बहुत से लोगों को हमारा टेस्ट पसंद आ रहा है, ऑल थैंक्स टू देम, ऊपर वाले का शुक्र है कि उन्हें हमारा टेस्ट अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारा चना मसाला है या राजमा मसाला है या चिकन मसाला है, उसकी साइंस टेस्ट नहीं है, उसकी साइंस इंटेस्टाइन के अंदर बढ़ने वाला डाइजेशन है, जिसका ब्लेंड हम बनाते हैं कि इस चीज को इतना तोड़ने से ये होगा। सो व्हाटएवर इज फॉर्मुलेटेड विद ए वेरी राइटफुल विजन। तो ये एक चीज है जो आपको दूसरों को बताना और एक्सप्लेन करने में मदद आएगा, राइट? अब हम चलते हैं अगले प्रोडक्ट पे जो मेरी लिस्ट में था, GIT 14। GIT 14 हम लोगों ने कब डेवलप किया था? जब हम लोगों ने देखा कि क्वालिटी ऑफ वाटर वो सब्सिडाइज होती जा रही है। हम लोगों को दूसरा फैक्टर जो है, आप सब लोगों के घर में होपफुली RO होगा, मेरे घर में भी है, दुनिया के घरों में है। कभी हम लोगों ने ये विचार किया कि हम लोगों ने RO क्यों लगाया, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम हम लोगों ने क्यों इंस्टॉल किए? 90% लोग रिप्लाई करते हैं वाटर को फिल्टर करने के लिए, राइट।
कभी ये सोचा वाटर में से अलग क्या करते हैं, क्या फिल्टर करते हैं? तो 90% लोगों को पता है TDS, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स TDS कुएं के पानी का या ग्राउंड वाटर का बहुत हैवी होता था, उसके बावजूद भी हमारे पूर्वज बहुत हेल्दी रहते थे। लेकिन जब से पानी में केमिकल्स डलना चालू हुआ, तब से हमारा लीवर कोलैप्स करने लग गया। और क्योंकि पानी बहुत तेजी से रश करते हुए लीवर की तरफ भागता था, इसलिए पानी से जॉन्डिस के खतरे बढ़ने लग गए। गलत पानी, गंदा पानी पीते ही लीवर खराब हो जाता था, जॉन्डिस हो जाता था। क्यों हो रहा था? द सिंपलेस्ट थिंग इज, लिक्विड में डली हुई कोई भी खतरनाक चीज लीवर को सीधा इफेक्ट करती है। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि लिकर हमारे लीवर को तेजी से अटैक करती है, बिकॉज इट इज इन लिकर फॉर्म, आपका लिक्विड फॉर्म। हम लोगों ने आरओ लगाए पानी में से केमिकल निकालने के लिए, और टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की परसेंटेज को कम करने के लिए, क्योंकि उसमें फ्लोराइड आता था, क्लोरीन आता था, तो उसको कम करना था, उसको उस लेवल पे लेके आना था जिस लेवल पे बॉडी डिटॉक्स कर सके। लेकिन वाटर में सॉलिड के नाम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी, वो होते थे मिनरल्स। मिनरल्स हम लोगों को बहुत जरूरी होता है। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी का 5 वोल्ट का करंट दौड़ता है, जिसके कारण से हमारी पूरी बॉडी एक्शन करती है। उस 5 वोल्ट के करंट को चलाने के लिए हमारे को एक कंडक्टर लगता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, और वो मीडियम था पानी। और पानी हमारी इलेक्ट्रिसिटी को इसलिए कंडक्ट कर पाता है क्योंकि उसमें मिनरल्स रहते हैं। अगर आप डीमिनरलाइज्ड वाटर पिएंगे, जिसको हम डीएम वाटर बोलते हैं, डीमिनरलाइज्ड वाटर अगर आप पी रहे हैं, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रबंधन में दिक्कत आती है, बॉडी की मूवमेंट फ्रीज होने लगती है, और जब ये बहुत प्रोमिनेंट और क्रोनिक हो जाता है तो लकवा भी लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने एक चैलेंज था कि वाटर को रीमिनरलाइज करना है, लेकिन रीमिनरलाइज कैसे करना है? जैसे नेचर में किया जाता है। अननेचुरल तो बहुत तरीके हैं। कुछ लोग उसी चीज को दूसरी भाषा में बोलते हैं एल्कलाइन करना। एल्कलाइन का मतलब है a thing which can help in conducting electricity, where hydrogen molecules are more, that is alkaline water. तो आयनिक नेचर को एग्जिबिट करना नेचुरल एल्कलाइजेशन नहीं। नेचर कैसे करती है पानी को? एक सोर्स से पानी निकलेगा, बर्फ जम जाएगी, वहां से निकलेगा, जंगलों से होते हुए आएगा, और हम सब लोगों ने पढ़ा वाटर इज अ यूनिवर्सल सोलवेंट। वो अपनी जर्नी के दौरान पत्थरों से गुजरेगा, मिट्टी से गुजरेगा, बहुत सारे पौधों से गुजरेगा, तो उनके फाइटोकेमिकल्स उस प्लांट के बेनिफिट उठा के लेकर आएगा, उस प्लांट के मिनरल्स को उठाएगा, पत्थरों के मिनरल्स को उठाएगा, और उन सबको उठा के पानी बनता था। लेकिन धीरे 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 हम लोगों ने आरओ लगा के सारे मिनरल्स को टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स के नाम पे खत्म कर दिया। जहां बुरे मिनरल्स खत्म हुए, अच्छे भी चले गए, और आज हम लोगों को प्रॉब्लम। अब हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे को आरओ वाटर मिलता है, बाहर जाते हैं तो बिस्लरी का वाटर मिलता है। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस वाटर को, इसकी कंडक्टिविटी रिकवर कैसे करा के दी जाए। एट दैट टाइम वी मेड दिस प्रोडक्ट GIT। गंगा जी के जंगलों में, जहां से गंगोत्री से गंगा जी निकल के बहती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सर्वोत्तम पानी गंगा जी का बताया गया, उस जंगल में जो मेजर प्लांट्स हैं उनकी स्टडी करके हम लोगों ने पहली बार इस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया था GIT 40। इसके कॉम्पोजिशंस को रेडी किया, और हम लोगों का टारगेट था कि वाटर एल्कलाइज करे ताकि गैस एसिडिटी में बेनिफिट्स आ सकें, और 1-2 बूंद अगर हम पानी के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर डाल दें, तो उसका लगभग अपने नेचुरल पोजीशन पे शिफ्टिंग आ जानी चाहिए, क्योंकि मिनरल्स इस केस में आ सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो मींस बहुत छोटी क्वांटिटी चाहिए होती है, इसलिए ड्रॉप्स के थ्रू उसकी डोसेस पॉसिबल थी। फाइटोकेमिकल्स, क्योंकि इन दिनों जंगल से पानी नहीं आता, हमारा सीवेज प्लांट से, वाटर प्लांट से रिसाइकल होके आ जाता है, तो वो नहीं मिल रहा था, तो हमने फाइटोकेमिकल्स के लिए इसमें डिकॉक किया बहुत सारे हर्ब्स को। लगभग 1.5 महीने की प्रोसेस से GIT रेडी होता है। एक GIT की बोतल बनाने के दौरान तकरीबन 16 kg जड़ी बूटी लग जाती है।
16 kgs हर्ब्स जब यूज होता है तो हम 15 ml GIT निकाल पाते हैं उनके डिकॉक्शन से। अब इसका गैस एसिडिटी पे, कफ पे, तीनों पे रिजल्ट है। ये वात कफ पित्त को बैलेंस करता है, लेकिन जो लोग थोड़ा आयुर्वेद को जानते हैं तो वो जानते होंगे कफ और पित्त एक दूसरे के ऑपोजिट कंसीडर किए जाते हैं। कफ का जो मेजर सोर्स है दैट इज वाटर, पित्त का जो मेजर सोर्स है दैट इज फायर। तो एयर, वाटर एंड फायर एक दूसरे के एंटी समझे जाते हैं। तो हमारी बॉडी में GIT कैसे जज करता है किस चीज को बैलेंस करना है, या तीनों चीजों को इनटेक से बैलेंस करता है। तो तीनों चीजों को इनटेक से बैलेंस नहीं कर पाता है। अगर गैस या एसिडिटी है किसी व्यक्ति को, इसका मतलब है उसका पित्त बढ़ा हुआ है। अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो यानी कि शरीर को थोड़ा चिल्ड करना है, थोड़ा ठंडा करना है। ऐसी किसी सिचुएशन में GIT को नॉर्मल वाटर या ठंडे पानी के साथ दिया जाता है, क्योंकि पानी के टेम्परेचर से GIT अपना एक्ट करता है। तो ठंडा या नॉर्मल पानी रहेगा तो आपके पित्त को शांत करेगा। वहीं पर अगर गर्म पानी में GIT लिया जाएगा तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ये पित्त को इंक्रीज करना चालू करेगा, कफ को रिड्यूस करना चालू करेगा। तो अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है, ऐसी हालत में GIT गर्म पानी से लेना है। अगर आपको गैस एसिडिटी हो तो नॉर्मल या ठंडे पानी से GIT लेना है। और कुछ लोगों को GIT लेने के बाद ले लिया, उसके बाद 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद चाय पी रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट आधे घंटे का गैप किसी भी गर्म चीज के मुकाबले हमें देना है कि GIT के बाद कोई भी गर्म चीज फिर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर ना करे। इसके अलावा ये बहुत ही बढ़िया नेचुरल एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक का काम भी करता है इनसाइड द बॉडी एंड ट्रॉपिकल एप्लीकेशन में भी। तो अगर आपके पास कोई तेल है या नारियल का तेल है तो उसमें 4-5 बूंदे GIT मिला के आप बालों में लगा लेंगे तो डैंड्रफ पे रिजल्ट अच्छा देगा। अगर आप चेहरे के पिंपल्स पे लगाते हैं और बैक्टीरियल रीजन की वजह से पिंपल है तो उसको सब्सिडाइज करने में मदद करेगा आपकी। इसके अलावा अगर आपको नोज ब्लॉक है तो नाक पे मालिश कर सकते हैं, चेस्ट ब्लॉक है चेस्ट पे मालिश कर सकते हैं, कहीं कोई इन्फेक्शन है तो ट्रॉपिकल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। हैंगओवर उतारने के लिए भी 10 से 12 बूंद GIT प्रयोग किया जा सकता है। किडनी स्टोन के केस में अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो 20 से 30 ड्रॉप दिन में 3 बार देंगे तो किडनी स्टोन पे, डायबिटीज पे इतनी हैवी डोसेस में बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाती है GIT। 20 से 30 ड्रॉप दिन में 2-3 बार दिया जाए तो डायबिटीज पे भी अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर कुछ नहीं है तो इसकी मालिश करने से आपको पेन रिलीफ भी मिल सकता है इन हेडेक्स, मसल पेन्स। अगर कुछ और नहीं है तो GIT है, हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रयोग इसका कोविड के दौरान लोगों ने देखा जिनका ऑक्सीजन कम हो रहा था, GIT पीने से और मसाज करने से 6-6, 7-7, 8-8 पॉइंट्स ऑक्सीजन बढ़ता था। अभी एक केस मुजफ्फरनगर से आया है जहां व्यक्ति वेंटिलेटर पे था, तो उन्होंने कहा कि उस दौरान भी हमने ये देखा कि अगर हम इसकी मालिश कर देते थे तो 2 से 5 मिनट उन्हें ब्रीदिंग में बहुत इजी हो जाता था, क्योंकि ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। आपके जल जाने की स्थिति में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है, 1 मिनट के अंदर रिलीफ कर देता है। बी स्टिंग, मक्खी के काटने में इसके बहुत अद्भुत रिजल्ट आए थे। तो 24 घंटे प्रोडक्ट लेके चलने का है। चोट में दर्द जरूर करता है लेकिन आपकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने में और एंटीसेप्टिक होने में भी रिजल्ट देता है। सो GIT इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम टूथ कॉन्सेंट्रेट की बात करेंगे। टूथ कॉन्सेंट्रेट का भी बेसिक आप लोग समझिए। टूथ कॉन्सेंट्रेट हमने तब बनाया जब हमने एक चीज देखी कि टूथपेस्ट के यूज करने के बावजूद भी 52% इंडियंस आर एनरोल्ड विद आपका डेंटिस्ट। 52% भारतीय अभी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं। हमारे घरों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो टूथपेस्ट इस्तेमाल ना करता हो, लेकिन फिर भी हम लोगों को दांतों की प्रॉब्लम आ ही जाती है। और इससे बचने के लिए पहले के कितने बुजुर्ग थे जब साइंस भी एडवांस नहीं थी, वो लोग दातुन करते थे और उनके दांतों में ये सब समस्याएं नहीं होती थी। कारण क्या था? नीम की दातुन में से निकलता था नीम का तेल,
नीम का तेल एंटीबैक्टीरियल रहता था, तो बैक्टीरिया को खत्म करता था, तो मसूड़ों में सूजन नहीं रहती थी। जब मसूड़ों में से खून निकलता है, सूजन आती है, वो एक ही चीज का संकेत होता है कि मसूड़ों के अंदर आपका बैक्टीरियल कंटेमिनेशन बहुत ह्यूज है। प्लाक है तो वो भी है। अब दांतों में इतनी तेजी से प्लाक क्यों बनता है? उसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग जब कुछ खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, that itself is a kind of sugar. Every carbohydrate is a sugar. When we are eating fruits, even it's a sugar. लेकिन हम ये सब खा के आजकल मॉडर्न लाइफ में कुल्ला नहीं कर पाते हैं, पानी से, अल्कलाइन वाटर से कुल्ला नहीं कर पाते, जिसके कारण शुगर मॉलिक्यूल निकल जाए। हम क्या करते हैं टिश्यू पेपर से हाथ पोंछा कर लिया, ज्यादातर जगह नहीं है। इस कारण से दांतों के बीच के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल कार्बोहाइड्रेट के रह जाते हैं, वो बैक्टीरिया को फर्मेंट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए बहुत आइडियल तरीका होता है। ऐसी किसी सिचुएशन में अगर आप जीआईटी का पानी भी डाल के मुंह में घुमा के आप ले लेंगे, वो भी बेनिफिशियल होता है आपका। तो पानी पी के भी आप अपने माउथ को रिंच कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों की इस बैक्टीरिया की वजह से थोड़े दिनों में मसूड़े सूज जाते हैं, उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है, पायरिया है, डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बार बार आपको हैवी एंटीबायोटिक बेस्ड टूथपेस्ट देने लगता है, जिसमें ट्राइक्लोसन जैसी चीजें होती हैं। अब उनका यूज कर करके हमारी सिचुएशन और खराब हो जाती है, क्योंकि केमिकल हमारी इम्यूनिटी को कम करने लगते हैं। फिर डॉक्टर बोलता है मैं दांतों की सफाई कर देता हूँ, यानी बैक्टीरियल कॉलोनी को डिस्ट्रक्ट कर देता हूँ, उनको उखाड़ फेंकता हूँ। लेकिन नेचर तो मेरा वही है, चीजें तो वही रहेंगी। नीम की दातुन क्या करती थी? नीम की दातुन बैक्टीरिया को मारती थी, स्वेलिंग को रिड्यूस कराती थी, और नीम क्योंकि एक तेल था, एक कोटिंग कर देता था दांतों के ऊपर, तो पूरा दिन वो कोटिंग चल जाती थी, और अगले 24 घंटे में हम नीम के तेल से उसको दोबारा कोट कर लेते थे। फिर आई टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आई एक कंपनी जिसका नाम था कोलगेट। कोलगेट जब लेके आई तो कोलगेट का ध्यान सिर्फ एक चीज पे था, जिसका नाम था कैविटी। कैविटी पे क्यों लेकर आए? क्योंकि उन दिनों इंडियंस को पायरिया जैसी प्रॉब्लम्स नहीं थी। इंडियंस को अगर कोई प्रॉब्लम उन दिनों होती थी तो वो होती थी कैविटी। कैविटी मतलब जिसको हम बोलते हैं दांतों में कीड़ा लग जाना। अब कैविटी क्यों होती है? कैविटी होती है क्योंकि हमारे दांत मिनरल से बने हुए हैं, कैल्शियम, बोरॉन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, दांत बने हुए इन चीजों से। जब हम ज्यादा चीनी खाते हैं, सोडा पीते हैं, या हम लोग नींबू पानी में बहुत सारी चीनी मिला के पीते हैं, कुछ भी ऐसी चीज पीते हैं, तो हमारे शरीर का एसिडिक अल्कलाइन बफर कन्वर्ट हो जाता है। जब वो चेंज होकर एसिडिक होने लगता है तो उसको दोबारा अल्कलाइन करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, जीआईटी में मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती थी, और वो मिनरल्स आपके दांतों में से निकाल लिए जाते थे बोन्स की बजाय। तो जहां जहां से मिनरल निकलता जाएगा उस हिस्से में छेद होता जाएगा, उसी को हम कैविटी बोलते हैं। कोलगेट ने इस पे R&D किया, और कोलगेट ने एक अद्भुत चीज ढूंढी जिस पे आप इंडियंस हंस भी सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को तो नहीं हंसना चाहिए, आप हंस सकते हैं। उन्होंने बोला एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। उन्होंने कहा कि क्यों ना दांतों की सफाई भी हो जाए, और आधा ग्राम चूना आदमी करे और चूने को घसे अगर दांतों पे, तो उससे दांतों का रीमिनरलाइजेशन पॉसिबल है। जो दांतों को डैमेज हुआ होगा वो चूने के घिसने से दोबारा भरपाई होने लगी। सिर्फ चूने की भरपाई, रीमिनरलाइजेशन की भरपाई के लिए हम लोगों ने टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस किया। उसमें हम लोगों ने ट्राइक्लोसन डाला ताकि एंटीबायोटिक रिएक्शंस हो। अब वो एंटी मॉलिक्यूल्स को मारने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए हमने उठा के उसके अंदर पूरा का पूरा पेस्टिसाइड ही डाल दिया। पैराबेन से प्रिजर्वेशन किया, सल्फेट से झाग उठाने चालू करे, सफाई के लिए ऑयल बेस्ड इंप्योरिटीज को उठाने के लिए। लेकिन ऑयल अगर इतने झाग के साथ किया जाएगा तो ऑयल का प्रोटेक्शन भी तो उड़ जाएगा, 24 घंटे कैसे प्रोटेक्ट करेगा? ये सब हवा हो गया, और इसीलिए आज हमारे हम में से हर किसी के घर में दांतों का प्रॉब्लम है। तब दारुजनाइन ने ऑयल बेस्ड फॉर्मूला बनाया, सत्रीटा के साथ बनाया, और उसी ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन की 2-3 बूंदे, क्योंकि इतना ही काफी होता है,
टूथ कंसंट्रेट बनी, और आज इसीलिए ज्यादातर लोगों का पायरिया इस चीज से ठीक हो जाता है, क्योंकि एक सुपर एंटीबायोटिक एक्शन करता है और नेचुरल करता है, इसलिए इसके खिलाफ कोई बैक्टीरियल रेजिस्टेंट भी नहीं है। धीरे धीरे ट्राइक्लोसिन बेस्ड पेस्ट करके आप अपने बायोटिक्स को रेजिस्टेंट कर देते हैं। जैसे एंटीबायोटिक के खिलाफ बायोटिक रेजिस्टेंट हो चुके हैं, ऐसे टूथपेस्ट के खिलाफ भी रेजिस्टेंस है, लेकिन धीरे धीरे करके आप इसको खत्म कर देते थे। अब नेचुरल होने की वजह से टूथ कंसंट्रेट उस पर काम करता ही करता है। तो जिन्हें अपने दांतों को प्रोटेक्ट करना है, बैक्टीरिया को नहीं आने देना, तो अपने टूथपेस्ट के साथ 2-3 बूंद डाल के कर सकते हैं, 2 बूंद मोर देन इनफ है। अदरवाइज सिंपली 2 बूंद टूथ कंसंट्रेट और एक टाइम सिर्फ व्हाइटनिंग टीथ की प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो खाली हम टीसी करते हैं तो दांतों पे पीलापन आ जाता है, वो क्या है? हमारे दांतों पे लगातार बायोफिल्म प्रोड्यूस होती है। हम जितना एसिडिक खाएंगे वो बायोफिल्म येलो उतना ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट इज अ साइन कि यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ एसिड। इसको साफ करने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड जैसा एक पदार्थ डाला जाता है टूथपेस्ट के अंदर, जो व्हाइटनिंग देता है। उस व्हाइटनिंग को कर करके हमारे दांत साफ रहते हैं। क्योंकि हम टीसी में ऐसी कोई चीज नहीं डालते थे, तो वो बायोफिल्म आपको विजिबल होने लगती है। वो टीसी से नहीं होता, बायोफिल्म आती है, बस ये उसको ब्लीच नहीं करता। इसीलिए हमने नेचुरल व्हाइटनिंग ऑप्शन हाइड्रेटेड सिलिका के साथ उतारा, जिससे आपका टाइटेनियम ऑक्साइड तो नहीं लेकिन रिजल्ट होगा। तो जिसको दांतों की व्हाइटनेस से मतलब है, वो गैनोपेस्ट प्रेफर करे। एलोपेस्ट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट बट nothing in comparison with GanoPaste. So GanoPaste is an ultimate product. तो GanoPaste के साथ अगर आप TC एक टाइम करते हैं, so that's the best oral resign you can have. Nasal drop पंचगव्य का बना हुआ ड्रॉप है। लास्ट प्रोडक्ट आज का मैं कवर कर देता हूं। नेजल ड्रॉप पंचगव्य बेस्ड प्रोडक्ट है। पंचगव्य मतलब गाय की 5 चीजें। गाय से 5 चीजें निकलती, गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी। इन 5 चीजों की फॉर्मुलेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो नेजल ड्रॉप बनाया जाता है। अब ये नेजल ड्रॉप किस चीज में काम करता है? हमारी गर्दन से ऊपर आयुर्वेद के हिसाब से कफ का क्षेत्र माना जाता है। अब इस कफ के क्षेत्र में कफ से निर्मित बहुत सारे रोग होते हैं, स्पेशली जिनमें से आते हैं खराटे, जिसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया मतलब जब अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता बॉडी को, तो हम खराटे करते हैं, स्लीप एपनिया करते हैं। इट इज द मेजर कॉज ऑफ वन ऑफ दीज हार्ट अटैक्स। बढ़िया नींद नहीं आएगी तो बॉडी अच्छे से रिफ्रेन नहीं कर पाती। ऐसी हालत में अगर शाम को सोने से पहले हम दोनों नोस्ट्रल्स में नेजल ड्रॉप का एक एक ड्रॉप डाल देते हैं और इस तरीके से उसको दबाते हैं और लेटे रहना, और उसके बाद कुछ बात नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप खड़े होंगे तो नेजल ड्रॉप यहां से इस एरिया को छोड़ के सीधा आपकी गर्दन में चली जाएगी। खोपड़ी में कैविटीज हैं, वो सीधा आपका यहाँ गिरेगा और वो आपको महसूस भी होगा। तो बेटर यह है कि उसको नोस्ट्रल्स के जो छिद्र हैं उनके आजू बाजू आने दीजिए, एंड इन दैट केस इट विल गो टू योर ब्रेन। तो आपको ब्रेन अच्छा विकसित होगा, दिमाग तेज होगा, आपको नींद बेटर आएगी, डीप स्लीप आएगा, धीरे धीरे खराटे आने भी आपको बंद हो जाएंगे। किसी को पैरालिटिकल अटैक है, ब्रेन से जुड़ा कोई डिसऑर्डर है, गर्दन से ऊपर कफ के डिसऑर्डर्स हैं, उसमें नेजल ड्रॉप्स आपकी बहुत मदद करने वाला है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको ट्राई कर रहा है सर्दी खांसी जुकाम के लिए, तो वो नहीं है। उस केस में द बेटर प्रोडक्ट इज GIT14. So this is the basic of GIT14 tooth concentrate, nasal drop and spices. अगर इस पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। छोटे छोटे में मैंने कोशिश किया कि 1 घंटे के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर सकूं। अगर किसी का कोई आइडिया है तो यू कैन आस्क मी, आई विल रिवर्ट द क्वेश्चन। हाँ हाँ, जो मैंने सब्जेक्ट लिखे थे आपने सारे कवर कर लिए। चलिए, ये अच्छा सर, ऑन टाइम भी कवर कर दिया, 9 से 10 बजे के बीच में कवर हुआ। हाँ तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सर, थैंक यू राहुल गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई ब्रेन के लॉजिकल क्लियरिंग चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ यही बातचीत आप समाज में करेंगे तो उनको इंटरेस्ट भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा। प्रोडक्ट बता देने से कभी सेल नहीं होती, लेकिन उसका रिजल्ट और
क्या उसकी वजह है वो बताएंगे ना तो सर सबको इंटरेस्ट आएगा। हम क्या चाहते हैं 2 मिनट में बस प्रोडक्ट बता दो, प्रोडक्ट बिक जाए, ऐसा कभी नहीं होगा सर। क्योंकि पब्लिक, अगर आप किसी अपने कंज्यूमर को बता के आ रहे हैं ना, तो एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर आपकी तरह प्रोडक्ट के बेनिफिट रट नहीं सकता, इसलिए दोहरा नहीं सकता इसलिए बेच नहीं सकता। आप जब तक बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते जब तक आपका कंज्यूमर नहीं दोहरा पाएगा। और अगर कंज्यूमर को कुछ दोहराना है ना, रिपीट करना है, तो एक कहानी को रिपीट कर सकता है, लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को रिपीट नहीं कर सकता, बेनिफिट्स को रिपीट नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है स्टोरी बिहाइंड द प्रोडक्ट एंड द रीजन बिहाइंड द प्रोडक्ट, उसको जरूर बताइए। वो किसी को बता पाएगा, उसको याद आएगा कि यार ये ऐसा होता था, थोड़ा भी बताएगा तो अगले का इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, उसको प्रोडक्ट समझ आएगा। तो ट्राई टू एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट विद स्टोरीज। स्टोरी जितना अच्छे से बताएंगे प्रोडक्ट उतनी तेजी से आपका कंज्यूमर मूव कराता है। राइट सर? बिल्कुल सर। तो फिर सैटरडे मिले सर। विष्णु सावंत जी का सवाल आ गया, आरओ के पानी में जियाटिन 14 ड्रॉप डाल के पानी ले सकते हैं? बिल्कुल विष्णु जी, उसी के लिए बनाया है। और दूसरा जो बोतल बंद पानी है, बोतल बंद, उसमें जरूर डाल सकते हैं। थैंक यू दिव्या मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रौनक जी, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। नहीं, सैटरडे मिलते हैं सर। मैं कीमती समय देता रहूंगा जब तक आप सब लोगों को अच्छे से नॉलेज नहीं आती। जितनी बार भी हमें बैठना पड़े मैं तैयार हूँ। एंड थैंक यू सो मच प्रवीण जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।